सबसे पहले यूरोप का फिजिकल ज्योग्राफी हम स्टडी करते हैं। यहां से हम स्पेन से उसकी स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। स्पेन में यहाँ पे आइबेरियन पेनिनसुला है। पेनिनसुला का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था। पेनिनसुला यानी कि ऐसा लैंडमास जिसके तीनों तरफ पानी है और एक तरफ वो लैंडमास से जुड़ा हुआ, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पे स्पेन और पोर्टुगल के यहाँ पे जो लैंड है वहां पे उसे आइबेरियन पेनिनसुला कहते हैं। यहाँ पे एक प्लेट्यू पे जिसे मसेटा प्लेट्यू कहते हैं। स्पेनिश लैंग्वेज में मसेटा का मीनिंग प्लेट्यू होता है, राइट। तो ये प्लेट्यू रीजन है। इसके ऊपर एक माउंटेन रेंज है, कैंटाब्रियन माउंटेन रेंज, जो आगे जाके कनेक्ट होती है पायरिनीज माउंटेन रेंज। पायरिनीज इज बिटवीन बॉर्डर बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस। उसके आगे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे आल्प्स की रेंज आएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूरोप में जो ईस्टर्न साइड है यहाँ पे पूरा माउंटेनियस रीजन है और वेस्टर्न साइड पूरा प्लेन रीजन, राइट। ईस्टर्न साइड में आल्प्स के बाद इटली के बीच में से पास होती है अपेनाइन्स, और सिमिलर नेम है यूके में पास होती है पेनाइन्स। उसके बाद आल्प्स के बाद अगर हम देखें तो ईस्टर्न यूरोप में दिनारिक आल्प्स हैं, उसके ऊपर कार्पेंथरियन माउंटेन्स और बाल्कन माउंटेन्स। कार्पेंथरियन और दिनारिक के बीच में एक प्लेन या बेसिन रीजन, इसे ग्रेट हंगेरियन प्लेन कहते हैं। हमने क्लाइमेटिक रीजन में देखा था कि स्टेपिक क्लाइमेट यानी टेम्परेट ग्रासलैंड क्लाइमेट जो है, जो यूक्रेन तक आता है, उसका एक एक्सटेंशन हंगेरी में भी है, राइट। तो ये हंगेरियन प्लेन में एक्चुअली स्टेपे रीजन है, राइट। यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड का एक्सटेंशन है। उसके बाद यहाँ पे कॉकस माउंटेन्स जो ब्लैक सी और कास्पियन सी के बीच में। नॉर्वे में इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है जोलेन माउंटेन्स। जोलेन माउंटेन रेंज बहुत ही ओल्ड माउंटेन रेंज, जैसे इंडिया के लिए अरावलीज है, यूएसए के लिए अपलाचियंस है और रशिया के लिए यूराल्स माउंटेन है, जो बहुत ही एंशिएंट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है। वैसे ही सेम कंटेम्प्रेरी माउंटेन सिस्टम है जोलेन माउंटेन्स ऑफ नॉर्वे। ये आज बहुत ही ज्यादा इरोजन हो चुका है, एस्कारपमेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब हम कुछ वाटर बॉडीज के बारे में देखते हैं। स्पेन से लेके फिनलैंड तक यहाँ पे पूरा ट्रायंगुलर शेप बनता है बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस, उसे बे ऑफ बिस्के कहते हैं। और फ्रांस और यूके के बीच में वाटर बॉडी है, उसे इंग्लिश चैनल कहते हैं, राइट। और यूके, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, इन सब के बीच में वाटर बॉडी से नॉर्थ सी कहते हैं। और हमें पता है कि ये ऊपर के रीजन पोलैंड और फिनलैंड, इस सब के बीच में जो वाटर बॉडी से बाल्टिक सी कहते हैं। और थोड़ा जूम करते हैं बाल्टिक सी के अराउंड नॉर्दर्न यूरोप। यहाँ पे यूके के अराउंड जो नॉर्थ सी है, उसके अगर आगे मुझे फिनलैंड तक जाना है तो पहले दो स्ट्रेट आएगी, उसमें से एक है स्कैगेराक और दूसरे कटेगाट। स्कैगेराक और कटेगाट को क्रॉस करते हुए अगर हम आगे जाएंगे तो बाल्टिक सी आएगा। बाल्टिक सी को अगर आगे जाएंगे तो एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच में जो इनलेट है उसे गल्फ ऑफ फिनलैंड कहते हैं। और आगे फिनलैंड और फिनलैंड की बीच में जो गल्फ है उसे गल्फ ऑफ बॉथनिया कहते हैं, राइट। दे आर वेरी बेसिक एटलास इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। कुछ आइलैंड्स के बारे में देखते हैं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से अगर मैं आइलैंड्स के पढ़ना स्टार्ट करूं तो स्पेन के पास स्पेन के आइलैंड्स है बेलारिक आइलैंड्स। बेलारिक आइलैंड्स के बाद में दो आइलैंड, क्रॉसिका आइलैंड एंड सार्डिनिया आइलैंड। क्रॉसिका आइलैंड फ्रांस के अंडर में और सार्डिनिया इटली का आइलैंड। उसके बाद आगे है सिसिली का आइलैंड, सिसी आइलैंड जो इटाली का आइलैंड। आगे जाके यहाँ पे क्रेटे आइलैंड आएगा, वो ग्रीस का आइलैंड। और उसके बाद इंडिपेंडेंट कंट्री साइप्रस। तो ये मेडिटेरियन सी के सारे आइलैंड्स हैं। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी दिल धड़कने दो, एंड उस मूवी में उन्होंने मेडिटेरियन क्रूज बताया। और उस क्रूज के दौरान तो आज मैंने सोचा कि हम पे एक मेडिटेरियन क्रूज पे चलेंगे, राइट। और उस मूवी में जो रूट है वो थोड़ा डिफरेंट है। उन्होंने मूवी के अंदर फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल इजमिर पोर्ट आता है टर्की का, देन इस्तांबुल आता है, देन ग्रीस आता है। लेकिन हमारे क्रूज की शुरुआत स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से हुई, राइट। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से हमारा क्रूज निकलेगा। सबसे पहले स्पेन के बार्सिलोना, उसके कैपिटल पर आएगा। उसके बाद फ्रांस के पास में एक गल्फ है जिसे गल्फ ऑफ लियोन्स कहते हैं। गल्फ ऑफ लियोन्स जहाँ पे फ्रांस का मर्सेली सिटी है। उसके बाद आगे चलेंगे और एक छोटी सी वाटर बॉडी आएगी जिसे इटली के पास में, उसे लिगुरियन सी कहते हैं। लिगुरियन सी क्रॉसिका सार्डिनिया आइलैंड से अगर पास होंगे तो सार्डिनिया और इटली के बीच में वाटर बॉडी है, उसे टेरिनियन सी कहते हैं। टेरिनियन सी और सिसिली के क्रॉस करते हुए अगर हम आगे चलेंगे तो इटली और ग्रीस के बीच में जो सी आएगा उसे आयोनियन सी कहते हैं। आयोनियन सी से हम अंदर जाएंगे ईस्टर्न यूरोप में, तो इटली और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के बीच में से उसे एड्रियाटिक सी कहते हैं। यूटर्न लेंगे, एड्रियाटिक से बाहर आएंगे, फिर से आयोनियन सी में आएंगे। आयोनियन सी से होते हुए क्रेटे आइलैंड से होते हुए हम
ग्रीस तक आएंगे एथेंस के पास, तो ग्रीस और टर्की के बीच में जो सी है उसे एजियन सी कहते हैं। आगे हमें पता है एजियन सी से हम टर्की को अगर क्रॉस करना है तो सबसे पहले डार्डिनालिस आएगा, डार्डिनालिस के बाद सी ऑफ मरमरा और आएगा बॉस्फोरस स्ट्रेट, और बॉस्फोरस स्ट्रेट पे लोकेटेड है इस्तांबुल। आगे चलेंगे, यहाँ पे डार्डिनालिस, सी ऑफ मरमरा, इस्तांबुल। इस्तांबुल से हम पूरा ब्लैक सी में एंटर कर लेंगे। ब्लैक सी में एंटर करने के बाद यूक्रेन का इंपॉर्टेंट पोर्ट ओडेसा, और उसके बाद बीच में क्रीमिया आइलैंड जो पहले यूक्रेन का था अब रशिया का पार्ट है। उसके बाद अंदर चलेंगे कर्च क्रीमिया का, वहां पे एक वाटर बॉडी ऑलमोस्ट एनक्लोज वाटर बॉडी सी ऑफ अजोव कहते हैं। सी ऑफ अजोव में रिवर फ्लो करती है डॉन रिवर ऑफ रशिया, और यहाँ पे रशिया का इंपॉर्टेंट पोर्ट रोस्टोव ऑन डॉन लोकेटेड। उसके बाद हम बाहर आएंगे सी ऑफ अजोव में से पूरा ब्लैक सी को फिर से कवर करके बाद इस्तांबुल से आते हुए फिर से एजियन सी में आएंगे। एजियन सी से बाहर आते हुए तुर्की को क्रॉस करते हुए साइप्रस में आएंगे। साइप्रस के बाद इजिप्ट, यहाँ पे नाइल रिवर का माउथ है, वहां पे इजिप्ट के दो इंपॉर्टेंट पोर्ट सईद एंड अलेक्जेंड्रिया पोर्ट आएंगे। इनको पास करते हुए लीबिया के पास जो गल्फ है गल्फ ऑफ सिरते या गल्फ ऑफ सिद्र कहते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे, उसका कैपिटल त्रिपोली। आगे ट्यूनिशिया के पास एक और गल्फ ऑफ गिब्स, ट्यूनिशिया का कैपिटल ट्यूनिस, अल्जीरिया का कैपिटल अल्जीर्स, और फिर स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर वैसे मैप में स्पेन और मोरक्को के बीच में, लेकिन हम जानते हैं कि दोनों तरफ का एरिया यूके की ओर से स्टेटेड है, राइट, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये था हमारा मेडिटेरेनियन क्रूज। यूरोप की रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी, लेकिन उसे स्टडी करने के लिए मैंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कुछ ऐसे रिवर जो मेडिटेरियन सी में फ्लो करती है यानी मेडिटेरियन सी में मर्ज हो जाती है, कुछ ऐसी रिवर जो अटलांटिक सी में मर्ज होती है, और तीसरी टाइप की रिवर जो ब्लैक सी में मर्ज होती है। तो सबसे पहले मेडिटेरियन सी में मर्ज होने वाली रिवर्स, 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स। स्पेन की इंपॉर्टेंट रिवर एब्रो, वो मेडिटेरियन सी में आती है। फ्रांस की इंपॉर्टेंट रिवर रॉन, वो मेडिटेरियन सी में आएगी। और इटली की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर पो रिवर, वो यहाँ पे एड्रियाटिक सी में आएगी या फिर मेडिटेरियन सी में आती है, राइट। ये 3 रिवर्स जो है मेडिटेरियन सी में फ्लो करती है। अटलांटिक सी में फ्लो करने वाली रिवर्स, उनको हमें और भी ज्यादा हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे बे ऑफ बिस्के में मर्ज होने वाली, इंग्लिश चैनल में, नॉर्थ सी में और बाल्टिक सी में फ्लो करने वाली रिवर्स। तो डोरो और तागुस रिवर जो पोर्टुगल स्पेन दोनों में से फ्लो करती है, ये दोनों रिवर अटलांटिक सी में आएगी। बे ऑफ बिस्के में फ्लो करती है गरोन रिवर और लॉर रिवर ऑफ फ्रांस। इंग्लिश चैनल में सीन रिवर फ्लो करते हैं जिसमें पेरिस लोकेटेड है, सीन रिवर इंग्लिश चैनल पर आएगी। इसके अलावा जर्मनी की इंपॉर्टेंट रिवर राइन रिवर, वो भी इंग्लिश चैनल में फ्लो करती है। उसके ऊपर एल्बे रिवर नॉर्थ सी में फ्लो करेगी, और उसके बाद ऑर्डर एंड विस्तुला पोलैंड की इंपॉर्टेंट रिवर्स बाल्टिक सी में फ्लो करती है, राइट। तो ये सारी रिवर्स यूरोप की जो अटलांटिक सी के साइड पे फ्लो करती है। ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन बेसिक एटलेस इन्फॉर्मेशन प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ऐसी रिवर जो ब्लैक सी में फ्लो करती है, एक तो यूरोप की इंपॉर्टेंट रिवर डैन्यूब रिवर, वो ब्लैक सी में आती है। उसके अलावा 2 और रिवर निस्टर एंड नीपर रिवर, और ऊपर रशिया में से आ रही डॉन रिवर। तो 4 रिवर है, डैन्यूब, निस्टर, नीपर और डॉन, राइट। सारे डी से नाम स्टार्ट होते हैं। तो 4 रिवर ब्लैक सी में फ्लो करती है। अब हम कुछ ऐसी रिवर के बारे में जानते हैं जो इकोनॉमिकली उस कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, और ऐसी ही कुछ रिवर्स है आइबेरियन पेनिनसुला की, तागुस, डोरो एंड एब्रो रिवर। आइबेरियन पेनिनसुला पे मैंने बताया मसेटा प्लेट्यू है, राइट, और इस प्लेट्यू में से निकलती है टागुस रिवर, और ऊपर से कैंटाब्रियन में से 2 रिवर निकलती है, एब्रो रिवर एंड डोरो रिवर। यहाँ पे स्पेन में इन रिवर्स के साइड पे, यानी कि अगर मैं देखूं वेस्टर्न साइड पे, यहाँ पे सीरियल फार्मिंग या एग्रीकल्चर में ग्रेन प्रोडक्शन ज्यादा होता है, लेकिन उसके ईस्टर्न रीजन क्योंकि मेडिटेरियन सी कोस्टल रीजन है, तो यहाँ पे मेडिटेरियन क्लाइमेट ज्यादा अफेक्ट करता है, तो उसके ईस्टर्न साइड पे मेडिटेरियन एग्रीकल्चर नहीं, विटीकल्चर, वाइन मेकिंग, राइट, ग्रेप, साइट्रस फ्रूट्स का कल्टीवेशन ईस्टर्न साइड पर होता है, लेकिन वेस्टर्न साइड पे ग्रेन प्रोडक्शन होता है। उसके साथ फ्रांस की रिवर्स, साउथ में रॉन रिवर, घरोन रिवर, लॉयर रिवर एंड सीन रिवर, ये 4 फ्रांस के सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। रॉन रिवर उसके इरिगेशन, उसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जानी जाती है, और रॉन हम जानते हैं मेडिटेरियन सी के पास में ये पूरा रीजन, तो वाइन मेकिंग, विटीकल्चर के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। रॉन रिवर के बेसिन में जो अलग अलग टाइप की वाइन्स बनती है, सबसे फेमस वाइन है बर्गंडी वाइन। उसके बाद गरोन रिवर के आसपास जो वाइन बनती है बोर्डो वाइन, वो फेमस है। उसके बाद लॉयर रिवर के पास जो फेमस वाइन है शैंपेन कहते हैं, राइट। सीन
यहाँ पे इस रीजन नॉर्दर्न फ्रांस में वाइन मेकिंग एंड विटिकल्चर बहुत ही कम होता है। सीन रिवर इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्रांस फॉर नेविगेशन। पेरिस तक ये नेविगेबल है। यहाँ पे पोर्ट हार्वे डेवलप किया गया है उसके माउथ पे, यानी कि पेरिस से लेके पोर्ट हार्वे तक पूरी रिवर नेविगेबल होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये रिवर ज्यादा फेमस है। जर्मनी की इंपॉर्टेंट रिवर राइन रिवर। राइन रिवर जर्मनी के लिए ट्रांसपोर्टेशन के अलावा और भी चीजों में के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, रूर ट्रिब्यूटरी। जर्मनी ये हम पूरी देख सकते हैं राइन रिवर की एक्चुअली शुरुआत होती है, उसका ओरिजिन होता है स्विट्जरलैंड से, और उससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज इस रिवर पे लोकेटेड है, जैसे स्विट्जरलैंड का बेजल, फ्रांस का स्ट्रासबर्ग और जर्मनी का कोलोन, और ऊपर हम देखेंगे तो नॉर्दरलैंड का कैपिटल आम्स्टरडैम, ये सारे सिटीज इस राइन रिवर पे लोकेटेड है। और राइन रिवर की मैंने जैसे बताया उसकी ट्रिब्यूटरी रूर रिवर, वो उसके कोल रिजर्व के लिए फेमस है। यहाँ पे आम्स्टरडैम से लेके एक कैनल भी बनाई गई है। नीदरलैंड का एक पोर्ट है रोटरडैम, और रोटरडैम और उसके एक आउटपोर्ट बनाते हुए आम्स्टरडैम से इस रिवर में से एक कैनल बनाई गई है ताकि उसको डिकंजेस्ट कर पाए। एक आउटपोर्ट बनाया गया जिसे कहते हैं यूरोपोर्ट, यानी रोटरडैम से लेके यूरोपोर्ट तक एक कैनल बनाई गई है इस रिवर पे, राइट, टू डिकंजेस्ट दी रोटरडैम पोर्ट। अब इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी मैंने बताया रूर ट्रिब्यूटरी, उसके अराउंड मिलता है बहुत बड़ा कोल का रिजर्व। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि हाउ इंपॉर्टेंट इज रूर रीजन फॉर जर्मनी एंड फ्रांस। तो ये रूर रीजन या रूर रिवर के पास में कोल्ड फील्ड जर्मनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोल्ड फील्ड रीजन है। ये जर्मनी का सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज रीजन है। इंपॉर्टेंट सिटीज अगर मैं देखूं डाउसडॉर्फ से लेके यहाँ पे हगेन वुपरपोर्ट, इस वुपरटल, इस सारे सिटीज के अराउंड बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जर्मनी के लोकेटेड है, राइट। मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन ऑफ जर्मनी अराउंड दिस रूर रीजन। रूर के कोल फील्ड में ज्यादातर बिटुमिनस कोल पाया जाता है, राइट। स्टील इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल इंडस्ट्रीज, ये सारी इंडस्ट्रीज रूर रीजन के अराउंड है। और एक इंपॉर्टेंट रिवर यूरोप की डैन्यूब रिवर। डैन्यूब रिवर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लॉन्गेस्ट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, और ये 10 कंट्री में से पास होती है यूरोप के। 10 कंट्रीज हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगेरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बल्गेरिया, रोमानिया, मोल्डोवा एंड यूक्रेन। और आप ये भी एटलस में स्टडी कीजिएगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज इस रिवर पे लोकेटेड है, राइट, लाइक बेलग्राड, बुडापेस्ट, वियना, ऐसे इंपॉर्टेंट सिटी है इस कंट्रीज की कैपिटल सिटीज इस रिवर पे लोकेटेड है। डैन्यूब रिवर, उसका ओरिजिन ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी से स्टार्ट हुआ है। ब्लैक फॉरेस्ट मैंने फिजिकल ज्योग्राफी में बताया, ब्लॉक माउंटेन, राइट। ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है और रिफ्ट वैली क्रिएट होती है। रिफ्ट वैली की जो बाउंड्री होती है, राइट, दे आर द ब्लॉक माउंटेन्स। तो ब्लैक फॉरेस्ट इज ऑल्सो ब्लॉक माउंटेन। ये रिवर इंपॉर्टेंट है उसके इरिगेशन के लिए, उसके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फिशिंग, ये सब चीजों के लिए, लेकिन इतने सारी कंट्री से पास होती हुई जाती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये रिवर काफी पॉल्यूटेड हो चुकी है, जो इरिगेशन और ड्रिंकिंग के लिए अब सुटेबल नहीं रही। इटली के सबसे इंपॉर्टेंट रिवर, उसके एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिवर पो रिवर। इसके दो ऊपर दो इंपॉर्टेंट रीजन है एग्रीकल्चर के लिए, पिडमॉन्ट रीजन एंड लॉम्बार्डी प्लेन। ये दोनों रीजन फर्टाइल रिवर है, और पो रिवर में से इरिगेशन करते हुए ये रीजन एग्रीकल्चर के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे राइस और मेज का कल्टीवेशन होता है, साथ साथ क्योंकि पूरा इटली जो है मेडिटेरियन क्लाइमेट के अंडर में आता है, तो वाइन मेकिंग, विटिकल्चर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, राइट। ये पार्शियली नेविगेबल रिवर है, लेकिन नेविगेबल से ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए ये रिवर ज्यादा जरूरी है। ये यूरोप का, मैं अगर मैं बोलूँ तो पो रिवर यूरोप के एग्रीकल्चर के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर है। पिडमॉन्ट रीजन में वाइन बनती है, जो फेमस वाइन उसे अस्टी वाइन कहता है। सिटीज ऑफ यूरोप, ये मैं स्लाइड आगे भी करा चुकी हूँ, आप जस्ट रीड कर लीजिएगा। कुछ सिटीज है जो इन रिवर्स पे लोकेटेड है। अब हम चले क्लाइमेट ऑफ यूरोप। सबसे पहले हम देखते हैं मेडिटेरियन सी के अराउंड जो भी कंट्रीज है, एरियाज है, वो तो मेडिटेरियन क्लाइमेट वहां पर आ जाएगा, राइट। मेडिटेरियन क्लाइमेट की खासियत हम जानते हैं, वहां पे विंटर में रेनफॉल होता है, समर में रेनफॉल नहीं होता है, राइट। और इसीलिए यहाँ पे ऐसे ट्रीज या प्लांटेशन होता है जो पूरे समर सीजन को सर्वाइव कर पाए, और इसीलिए यहाँ पे विटिकल्चर, साइट्रस फ्रूट, इस तरीके के प्लांट्स या एग्रीकल्चर सिस्टम डेवलप्ड है। उसके ऊपर है ब्रिटेन के अराउंड पूरा ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, या पूरा इसमें पूरा वेस्टर्न यूरोप आ जाता है। ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट हमने देख चुके हैं, बहुत ही माइल्ड क्लाइमेट, विंटर आर कूलर, समर आर माइल्ड, राइट।
ह्यूमन हैबिटेशन के लिए सबसे बेस्ट क्लाइमेट माना जाता है। तो हियर इज द ब्रिटिश क्लाइमेट। यूक्रेन के अराउंड हम जाते हैं स्टेपे क्लाइमेट, टेम्परेट ग्रासलैंड स्टेपे, और उसके ऊपर स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड एरिया में तैगा क्लाइमेट, राइट। तैगा यानी हाई लैटिट्यूड पे आने वाला क्लाइमेट। पूरा हम जानते हैं कि हमें ब्रिटिश और तैगा क्लाइमेट होने के बावजूद नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तक एरिया तक बहुत ही वार्म इफेक्ट रहती है, और उसका रीजन है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ओशन करंट। हम जानते हैं ये ओशन करंट वार्म ओशन करंट है, और इसकी वजह से पूरे यूरोप के वेस्टर्न साइड पे वार्मिंग इफेक्ट बनी रहती है, राइट। यानी कि विंटर सीजन में जो फ्रोजन कंडीशंस सेम लैटिट्यूड पे पाई जाएगी अलग जगहों पे, लेकिन वो फ्रोजन कंडीशन या फ्रीज कंडीशन वेस्टर्न यूरोप फेस नहीं करता। उसका रीजन नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये पूरा पोर्शन हम ओशनोग्राफी में देख चुके हैं। एग्रीकल्चर ऑफ यूरोप, कुछ कंट्रीज एग्रीकल्चर के लिए यूरोप में इंपॉर्टेंट है। एक है स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन और इटली। यहाँ पे मेडिटेरियन सी के अराउंड कंट्रीज है स्पेन और इटली, वहां पे विटीकल्चर, साइट्रस फूड, वाइन मेकिंग इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमने देखा कि स्पेन के नॉर्दर्न साइड पे या वेस्टर्न साइड पे ग्रेन का प्रोडक्शन होता है, जिसमें बार्ले का प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे विटीकल्चर में ऑरेंज, ऑलिव्स और आलमंड्स के लिए जाने जाते हैं। फ्रांस इंपॉर्टेंट है, या फ्रांस फेमस है उसके वाइन और उसके चीज के लिए। इसके अलावा यहाँ पे उसके नॉर्दर्न फ्रांस में व्हीट का प्रोडक्शन भी होता है। यहाँ पे ऊपर जर्मनी मेडिटेरियन जो क्लाइमेट है उसके ऊपर है, ब्रिटिश क्लाइमेट के अंडर में। यहाँ पे विटीकल्चर या वाइन मेकिंग इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, थोड़ी बहुत यहाँ पे सदर्न जर्मनी में विटीकल्चर होता है, बट नॉट इन अ प्रिडोमिनेंट मैनर। ज्यादातर यहाँ पे ग्रेन फार्मिंग होती है, व्हीट, बार्ले, शुगर बीट और कॉर्न की फार्मिंग होती है। इसके अलावा पोलैंड में भी नो विटीकल्चर, नो मेडिटेरियन क्लाइमेट, व्हीट, पोटैटो, शुगर बीट उसका फेमस उसकी क्रॉप्स है। यूक्रेन स्टेपे क्लाइमेट, और स्टेपे क्लाइमेट हम जानते हैं उसके टेम्परेट ग्रासलैंड जाने जाते हैं उसके व्हीट के कल्टीवेशन के लिए। तो व्हीट, सनफ्लावर, नट्स और कोन यहाँ पे उगाया जाता है। और इटली पूरा मेडिटेरियन सी के अंडर में, तो यहाँ पे राइस, ऑलिव्स और साइट्रस फूड का प्रोडक्शन होता है। राइस ज्यादातर उसकी पो रिवर वैली के अराउंड में उगाया जाता है। विटीकल्चर हम जानते हैं यूरोप इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वाइन, और ये लार्जेस्ट कंज्यूमर्स भी है। ये यूरोपियन का पर पर्सन अगर वाइन का कंजप्शन देखे तो भी वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट है। पोर्टुगल, स्पेन, फ्रांस एंड इटली ये वाइन के मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, और हम जानते हैं पोर्टुगल की फेमस वाइन पोर्ट वाइन, स्पेन की शेरी वाइन, बोर्डू और शैंपेन वाइन ऑफ फ्रांस एंड अस्ती, सिंसिनाटी वाइन्स ऑफ इटली। सारी वाइन्स इन सारे रीजन्स की इंपॉर्टेंट या फेमस वाइन्स हैं। एक और एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है यूरोप की, वो है एनिमल ट्रेडिंग या डेयरी फार्मिंग। यहाँ पे बहुत ही लार्ज बेस में या बहुत ही लार्ज पैमाने पे मॉडर्न डेयरी फार्मिंग होती है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनाइज्ड वे में। यहाँ पे काउस के ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक टैग्स लगाए जाते हैं, जिसमें उस काउ की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, वो कब मिल्क के लिए रेडी है, राइट, उसमें से कितना प्रोडक्शन है, उसका सारी एवरेज, ये सभी उसके टैग में लिखा हुआ होता है, राइट। और यहाँ पे पूरे मशीन यानी रोबोटिक हैंड से इन सभी काउस का मिल्किंग होता है। अपार्ट फ्रॉम चीज, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिल्क या डेयरी प्रोडक्शन है यूरोप का, वह चीज। इसके अलावा ये लोग वी पाउडर, प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स यानी कि प्रोटीन स्पोर्ट्स ड्रिंक या फोर्टिफाइड मिल्क के लिए भी ये डेयरीज फेमस है। नीदरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड एंड जर्मनी ये 4 कंट्रीज यूरोप की मेजर डेयरी प्रोड्यूसर्स कंट्रीज है। मिल्क यहाँ पे ज्यादातर कोऑपरेटिव्स को भेजा जाता है। कोऑपरेटिव्स हमारे जहाँ जैसे वैसे वहां पे भी कोऑपरेटिव्स बने हुए। मिल्क जो डेयरी फार्मर्स हैं उन कोऑपरेटिव्स को मिल्क वहां पे उनको सप्लाई करते हैं, राइट। यहाँ पे इतना ज्यादा प्रोडक्शन है उनके कंजप्शन के कंपेयर में, इसलिए 2/3 ऑफ उनका मिल्क प्रोड्यूस एक्सपोर्ट किया जाता है। इससे रिलेटेड करंटली एक न्यूज में एक टॉपिक चल रहा है, और वो है यूरोपियन यूनियन का मिल्क कोटा। ये सिस्टम यूरोपियन यूनियन ने 1984 में एस्टैब्लिश की थी। ये पूरी सिस्टम क्या है? यूरोप में 1970s और 80s के दौरान बहुत ही ज्यादा मिल्क या डेयरी प्रोडक्शन का सरप्लस प्रोडक्शन हो गया था। इतना ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन की उन्होंने एक टर्म फेमस हो गई थी कि लेक्स ऑफ मिल्क एंड माउंटेन्स ऑफ बटर्स। जिस तरह हमारे यहाँ पहले कहते थे कि हिंदुस्तान में दूध की थी, घी की नदियां बहती थी, वैसे ही सिंपल वहां पे सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, लेक्स ऑफ मिल्क एंड माउंटेन्स ऑफ बटर, यानी बहुत ही ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन। और इसकी वजह से क्या होगा कि जब भी बहुत ही ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन होगा विच एक्सीड देयर डिमांड, तो प्राइसेस क्रैश हो जाएगी और उनके डेयरी फार्मर्स को नुकसान होगा। और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने
1984 में एक सिस्टम बनाई थी जिसे कोटा सिस्टम कहते हैं। इस कोटा सिस्टम के तहत हर एक कंट्री को अपना कोटा दिया जाता था, यानी एक लिमिट दी जाती थी, यानी वो कंट्री उस लिमिट से आगे डेयरी का प्रोडक्शन नहीं कर सकती, राइट। अगर उसने इससे ज्यादा डेयरी का प्रोडक्शन किया तो हैवी फाइन उस पर लादा दिया जाता था। तो इसीलिए अगर वो उस कंट्री के उसको लिमिट में रहना है तो वो उसकी कोऑपरेटिव्स या उसकी डेयरी को अलग अलग कोटे में डिवाइड करेगी और उस डेयरी को उसी कोटे में विद इन रहकर उनका प्रोडक्शन करना है, सरप्लस प्रोडक्शन वो नहीं कर सकते। अब आप सोच सकते हैं कि अगर किसी कंट्री को या किसी गवर्नमेंट को उसके फार्मर को उसके प्रोडक्शन के लिए कंट्रोल करना है तो उसे रिन्यूमरेशन देना पड़ेगा, राइट। क्योंकि अगर वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज कर रहा है, क्योंकि वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो उसको ज्यादा पैसा कमाने को मिल सकता है, लेकिन गवर्नमेंट उनको जो है पुश करिए कि आप ज्यादा प्रोडक्शन ना करो, और इसीलिए उनको रिन्यूमरेशन देने के लिए यूरोपियन गवर्नमेंट्स उनके डेयरी फार्मर्स को ग्लोबल मार्केट में जो मिल्क की प्राइस होती है उससे कहीं ज्यादा प्राइस उनके डेयरी फार्मर्स को दी जाती थी। आज तक ये सिस्टम या कोटा सिस्टम वर्क करती थी, जो मार्च 2015 में एंड कर दी गई। रीजन, क्योंकि अब ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन बदल गई है। अब चाइना और इंडिया जैसी कंट्री ग्लोबली डेयरी मार्केट के लिए बहुत ही बड़े पैमाने पे आगे आ रही है, राइट। इंडिया में जो हमारी मिडिल क्लास पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, और इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा डेयरी प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ रही है। और यूरोपियन यूनियन चाहता है कि इस तरीके की चाइना, इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज इन अफ्रीका, इन सबके मार्केट को यूरोपियन डेयरी मार्केट या यूरोपियन डेयरीज कैप्चर कर रहे हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि इस तरीके का कोटा सिस्टम या रिस्ट्रिक्शन उनके प्रोडक्शन पे निकाल दिया जाए, उनके एक्सपांशन हो उनकी डेयरीज का ज्यादा से ज्यादा वो एक्सपोर्ट करें, और इन सारे मार्केट में जो है उनका एक्सेस या उनका जो है कंसाइनमेंट लेके ज्यादा से एक्सपोर्ट बढ़ाए। इस पूरे सिस्टम के एंड हो जाने की वजह से स्मॉल फार्मर्स जो यूरोप में की इस कंट्री डेनमार्क, आयरलैंड के अंदर जो स्मॉल फार्मर्स है, उन्होंने इस सिस्टम का जो एंड हो गई उसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम बंद हो जाने की वजह से सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट उनको जो हायर प्राइस देती थी, ग्लोबल मार्केट से भी ज्यादा प्राइस, वो अब उन्हें मिलती बंद हो जाएगी। अब पूरे वो लोग मार्केट में आ जाएंगे, राइट। मार्केट प्राइस उनके ऊपर से डील करेंगे। उसके साथ साथ अब ये सिस्टम है कि जो भी बड़े फार्मर्स या बड़ी डेयरीज होगी वो ही एक्सपांशन कर पाएंगे, वो ही बहुत ही ज्यादा पैमाने पे एक्सपोर्ट कर पाएंगे, लेकिन ये स्मॉल फार्मर्स वो इतना बड़ा एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे, और उनको जो ज्यादा प्राइस गवर्नमेंट से मिलती थी वो भी बंद हो गई। लेकिन ये सभी चीजें खत्म होने से वो सारी डेयरीज अब कॉमर्शियल डिसीजन ले पाएंगे, एक्सपांशन कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इस सिस्टम के बंद हो जाने से इंडिया पे क्या इफेक्ट आएगा? अब आप सोचिए, यूरोपियन डेयरीज अदर डेयरी जायंट्स, उनका पहले से बहुत ही बड़ा नाम है वर्ल्ड में, राइट। उनकी चीज बहुत ही फेमस है, वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, ब्रांड्स उनकी ऑलरेडी बनी हुई है, और वो अगर ऐसी डेयरी यूरोपियन डेयरीज अपना एक्सपांशन करेगी, एक्सपोर्ट बढ़ाएगी, तो उनका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा उनके डेयरी के प्रोडक्शन ग्लोबल मार्केट में आएंगे, और हमें हमारी इंडियन डेयरीज को उन डेयरीज या यूरोपियन डेयरीज के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली क्योंकि यूरोपियन डेयरीज में क्वालिटी मेजर्स बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, तो ये चांसेस में कि हमारे डेयरी प्रोडक्ट या हमारे डेयरी प्रोडक्ट के कंसाइनमेंट कैंसिल हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कंसाइनमेंट यूरोपियन डेयरीज को मिल सकता है, राइट। तो हमारे डेयरी एक्सपोर्ट को यूरोपियन डेयरीज इस तरह अफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा ये सारी कंट्रीज ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा सरप्लस प्रोड्यूस कर रही है, और एक्सपांशन होगी, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन उनका अगर ग्लोबल मार्केट में आएगा, सरप्लस प्रोडक्शन आएगा, तो ऑब्वियसली प्राइस क्रैश हो जाएगी, ग्लोबल प्राइस में क्रैश हो जाएगी, तो हमारी इंडियन डेयरीज के प्रोडक्शन में भी जो है उसकी प्राइस में कमी आएगी, और उसका इफेक्ट हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी पर भी होगा कि हमारे जो स्मॉल फार्मर्स जिस पे डिपेंडेड है डेयरी प्रोड्यूस पे, उनके भी रिन्यूमरेशन में कमी आएगी। हमारी इंडियन डेयरी सिस्टम का स्टेटस देखें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज भी इंडियन डेयरी प्रोडक्ट्स को यूरोपियन यूनियन, यूएसए, चाइना, साउथ अफ्रीका और रशिया के इकोनॉमी या उसके लैंड में एक्सेस नहीं है। रीजन, क्वालिटी मेजर्स के रीजंस, ट्रेड, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड ऑफ WTO, इस तरह के नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा के या बहुत ही ज्यादा क्वालिटी स्ट्रिंजेंट मेजर्स लगा के हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स को इन सारी कंट्री में एक्सेस नहीं मिल रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल चाइना में डेयरी इंपोर्ट का सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा क्वालिटी चेक्स के पास होके ये सर्टिफिकेशन मिलता है, तब इंडिया का डेयरी प्रोडक्ट्स वहां पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इन सारी कंट्री में ऑलरेडी हमारा एक्सेस ऑलरेडी नहीं है, और फिर अगर यूरोपियन डेयरी अगर ग्लोबल मार्केट में आ गई तो हमारे लिए यहाँ पे एक्सेस और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारा। लेकिन डोमेस्टिक सेक्टर में अगर देखें तो हमारे इंडियन डेयरी बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रही है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है,
लोगों की डिस्पोजेबल इनकम ग्रो करी। आज ही इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल है ऑन कंजप्शन ऑफ इंडियन पीपल ऑन इन डेयरी प्रोडक्ट्स। तो आप वो आर्टिकल पूरा आप देखिएगा किस तरह से हमारे इंडिया में डेयरी का जो कंजप्शन बढ़ता जा रहा है। उसमें एक रीजन वेजिटेरियनिज्म भी है, राइट। हमारे लिए मिल्क एक चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो उसके लिए भी हमारी इकोनॉमी में डेयरी प्रोडक्शन या डेयरी चीजों का कंजप्शन बढ़ता जा रहा है। अमूल की अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो उसे लास्ट 5 इयर्स में उसने जो फार्मर्स, उसके मेंबर फार्मर्स हैं, उनकी प्रोक्योरमेंट प्राइस में 75% का इंक्रीमेंट हुआ है। इवन अमूल ने जो प्रोक्योरमेंट में इंक्रीज में 65% का इंक्रीमेंट भी देखा है। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे देखे तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपियन कंट्रीज लाइक डेनमार्क एंड आयरलैंड, इन सारी कंट्रीज में फार्म गेट प्राइस में कमी आई है। जैसे हमने देखा कि यूरोप में, अमूल की अगर हम बात करें, इंडिया की बात करें, तो हमारे यहाँ प्रोक्योरमेंट प्राइस में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी आई है, राइट। हमारे फार्मर्स की इनकम में भी 5 साल में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी आई है। लेकिन इन कंट्रीज में इन सालों में कमी आई है। रीजन, इन सारी कंट्री का ज्यादातर एक्सपोर्ट चाइना पे डिपेंडेंट था, लेकिन चाइना में अब डिमांड कम हो गई है, राइट। और उससे ज्यादा यहाँ पे इन कंट्री से प्रोडक्शन भी बहुत ही ज्यादा हो गया। तो इन सभी चीजों की वजह से अब इन सब की डेयरी जो है वो लॉस फेस करे, यानी उनके फार्मर्स जो है अपने सैलरी या अपने इनकम में कमी महसूस कर रहे हैं। तो अब ये सारी कंट्रीज की नजर है इंडिया के डोमेस्टिक या हमारे मार्केट पे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपियन यूनियन अब हम चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो उसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स भी इंक्लूडेड हो, यानी इन सभी नेशंस के डेयरी प्रोडक्ट्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत इंडिया में एक्सेस कर पाए। अब आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो हमारे डोमेस्टिक डेयरी सेक्टर को कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है, कि हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स स्टिल इन फ्रगाइल स्टेज अभी भी बढ़ रही है, और हमारी डेयरी आर नॉट प्राइवेट जायंट्स, दे आर कोऑपरेटिव्स, और हमारे उस कोऑपरेटिव पे डिपेंडेंट है कई सारे स्मॉल फार्मर्स जो डेयरी प्रोड्यूस, उनके लिए एक इकोनॉमिक कुशन है, राइट। उनके लिए एक इकोनॉमिक एक कुशन है, उनका एक सपोर्ट है जो उनको फ्लड की सिचुएशन या फिर नेचुरल हजार्ड की सिचुएशन में सपोर्ट करता है। तो इसीलिए ऐसे एफटीए में हमें सोचना चाहिए कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो इंक्लूड ना हो। अगर आप इंडिया और यूरोपियन यूनियन का एफटीए की जो डिस्कशन चल रही है, नेगोशिएशन चल रही है, अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स इंडिया यूरोपियन यूनियन फेस कर रहे हैं। उसमें से एक ब्लॉक डेयरी प्रोडक्ट्स का भी है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन चाहता है कि एफटीए के तहत उसके डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया में एक्सेस कर पाए, और इंडिया भी चाहता है कि इंडिया की डेयरी प्रोडक्ट्स ईयू में एक्सेस कर पाए, राइट। तो ये सारे डेयरी प्रोडक्ट्स या डेयरी के इश्यूज आज भी वर्ल्ड में इकोनॉमी में डोमिनेट करते हैं। मिनरल्स ऑफ यूरोप में कौन कौन से टाइप के मिनरल्स मिलते हैं? सबसे पहले हम कोल के बारे में देखेंगे। ये जो रीजन का फोटो है वहां पे 5 कंट्री है, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी एंड फ्रांस। इन सभी रीजन के बीच में कोल के बड़े रिजर्व्स हैं। रूर रीजन इन जर्मनी, रूर रिवर के पास में रूर रीजन, और नीचे सदर्न जर्मनी के पास सार रीजन है। एक कंटिन्यूस रीजन है, जर्मनी में सार्स के नाम से जाना जाता है, फ्रांस में लॉरेन के नाम से जाना जाता है। कोल्ड फील्ड है ये, राइट। तो जर्मनी की रूर कोल्ड फील्ड, सार कोल्ड फील्ड, और यहाँ पर एक मिंदेन कोल्ड फील्ड, ये जर्मनी की इंपॉर्टेंट कोल्ड फील्ड है। उसके बाद फ्रांस की कोल्ड फील्ड, पहले तो हम यहाँ पे हमने लॉरेन तो देख ली, उसके अलावा सेंट्रल में रिवर लॉयर के पास लॉयर माइनिंग रीजन, नॉर्थ में नॉर्ड पास डे कलाइस रीजन, और यहाँ पे लॉरेन रीजन, और यहाँ पे वॉस्जिस एंड जुरा रीजन। तो ये सारी इंपॉर्टेंट माइनिंग रीजन ऑफ फ्रांस है। यूके का कोल रिजर्व, इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम में यूके के पास बहुत ही बड़ा कोल रिजर्व था, लेकिन आज वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुका है। 3 करंटली माइन वर्क कर रही थी, किंगले, थॉर्सबे और हेटफील्ड, लेकिन 2040 में किंगले और थॉर्सबे भी क्लोज कर दी गई, और सिर्फ हेटफील्ड 1 एंड ओनली कोल माइन है अभी आज की तारीख में यूके में। पेट्रोलियम रिजर्व की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ सी के अराउंड, यानी यूके, डेनमार्क, नीदरलैंड और नॉर्वे के बीच में जो वाटर बॉडी है नॉर्थ सी, ये यूरोप के सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिजर्व है। इसको यूज कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं यूके, डेनमार्क, नॉर्वे एंड नीदरलैंड्स। उसके अलावा ऊपर जाएंगे तो एक नॉर्वेजियन सी है, नॉर्वेजियन सी में से भी पेट्रोलियम पाया जाता है, राइट। स्टार्ट जोड़ ऑयल फील्ड है नॉर्वे का, वहां पे ब्रेंट क्रूड ऑयल आपने नाम सुना होगा। नॉर्थ सी में एक ऑयल फील्ड है ब्रेंट, उसके ऊपर से यहां से मिलने वाले सारे ऑयल को ब्रेंट क्रूड ऑयल कहा जाता है। इस क्रूड ऑयल की खासियत है कि बहुत ही स्वीट एंड लाइट क्रूड ऑयल है। स्वीट इसलिए क्योंकि उसमें सल्फर कंटेंट कम है। अगर किसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट में सल्फर कंटेंट ज्यादा होता है तो उसे शॉर क्रूड ऑयल कहते हैं, फिर ये क्योंकि कम कंटेंट है स्वीट क्रूड ऑयल कहते हैं।
लाइट इसीलिए क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ही कम है। जब इस पेट्रोलियम या इसी क्रूड ऑयल का रिफाइनिंग होगा तो इस क्रूड ऑयल में से कंपैरेटिवली ज्यादा पेट्रोलियम और डीजल का प्रोडक्शन होगा। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल इज अ स्वीट एंड लाइट क्रूड ऑयल। ब्रेंट क्रूड ऑयल एक प्राइस बेंचमार्क है, राइट? जैसे कि ओपेक है, रशिया में यूराल्स है, यूएसए में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है। ग्लोबली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जब सेलिंग होता है तो इस तरह की बेंचमार्क प्राइस वर्क करती है, यानी कि नॉर्थ सी के अराउंड जितने भी पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है उन्हें किस दाम पे बेचा जाएगा यह ब्रेंट क्रूड ऑयल का बेंचमार्क तय करता है। उसी तरह से अगर गल्फ रीजन में पेट्रोलियम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है तो ओपेक के मेंबर कंट्रीज डिसाइड करते हैं कि किस दामों में बेचना है, और यूएसए में तय करते हैं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, और रशिया में यूराल्स ऑयल तय करता है। तो इसी तरह से ब्रेंट क्रूड ऑयल एक बेंचमार्क प्राइस है। यूएसए का टेक्सास इंटरमीडिएट के अराउंड जो क्रूड ऑयल मिलता है वो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्वीट और सबसे ज्यादा लाइट क्रूड ऑयल है, यानी सबसे कम सल्फर कंटेंट और सबसे कम डेंसिटी वाला क्रूड ऑयल है। एक और एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी यूरोप की वो डायमंड ट्रेडिंग, राइट, इन बेल्जियम। बेल्जियम की सिटी एंटवर्प में एक डिस्ट्रिक्ट है एंटवर्प डायमंड डिस्ट्रिक्ट। वहां पे हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग की इंडस्ट्री चल रही थी, लेकिन वहां पे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है उनकी लेबर कॉस्ट बढ़ गई और आज सिर्फ वहां पे ट्रेडिंग होती है, डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग नहीं होता। ट्रेडिंग में देखा जाए तो आज में मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड्स रफ पॉलिश डायमंड या इंडस्ट्रियल डायमंड्स की यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। ये सारे डायमंड्स यहाँ पर आते हैं बोट्सवाना, रशिया, साउथ अफ्रीका, अंगोला, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इन सारी कंट्रीज में से डायमंड जो है वो एंटवर्प में आते हैं। एंटवर्प में उनका ट्रेडिंग होता है, फिर उनकी कटिंग और पॉलिशिंग के लिए जाते हैं, राइट। कटिंग पॉलिशिंग हुए डायमंड भी यहाँ पर आते हैं ट्रेडिंग के लिए, और फिर इंडस्ट्रियल जो है वहां पे यूज में चले जाते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट को ट्रेडिंग कम्युनिटी डोमिनेट करती है। दो कम्युनिटी है, एक है जूइश कम्युनिटी और एक है इंडियन डीलर्स, और ऐसे डायमंड के ट्रेडर्स को कहते हैं डायमंडियर्स। इंडियन डीलर्स में भी जो डोमिनेट करते हैं वो है पालनपुर के जैन्स एंड कच्ची पटेल्स, राइट। ये इंडियन डीलर्स में उनका डोमिनेशन करते हैं, और आज ये हालत है कि जूइश का डोमिनेशन इन ट्रेडिंग में कम होता जा रहा है और इंडियन डीलर्स का इन्फ्लुएंस और डोमिनेशन बढ़ता जा रहा है। ये सारे डायमंड्स जो रफ डायमंड्स एंटवर्प में से ट्रेड होके आएंगे उसमें कटिंग और पॉलिशिंग के लिए जाएंगे। आज कटिंग और पॉलिशिंग में 90% से भी ज्यादा डायमंड्स, रफ डायमंड, सूरत में कटिंग और पॉलिशिंग के लिए जाते हैं। सूरत में डायमंड इंडस्ट्री डोमिनेट करते हैं कच्ची पटेल्स। एंड इंडिया में अगर हम देखें डायमंड के ट्रेड होता है मुंबई में, और मुंबई में की जो डायमंड का ट्रेडिंग है उसे डोमिनेट करता है पालनपुरी जैन्स। अब ये भी एक टग ऑफ वॉर है कि किसको इंडिया का डायमंड हब बना जाए, either मुंबई और सूरत। गुजरात गवर्नमेंट ने जो सूरत ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया है वो उस दिशा में है कि सूरत को इंडिया का डायमंड के लिए डायमंड का हब या डायमंड ट्रेड का हब बनाया जाए। एक कंट्री का ग्रुप्स जिसे कहते हैं बेनेलुक्स कंट्रीज। बेनेलुक्स एक इकोनॉमिक यूनियन है, नाम से पता चलेगा। बे यानी बेल्जियम, ने यानी नीदरलैंड, यानी लक्स यानी कि लग्जमबर्ग। ये बहुत ही तीनों छोटी कंट्रीज है जो बड़ी कंट्रीज लाइक फ्रांस और जर्मनी के बीच में सैंडविच हो चुकी है। ये तीनों कंट्री ने अपना एक इकोनॉमिक यूनियन बनाया। हम जानते हैं इकोनॉमिक यूनियन यानी ऐसा यूनियन जहाँ पे ट्रेड से रिलेटेड यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसीज, टैक्सेशन, ये सारा कुछ कलेक्टिवली डिसाइड किया जाता है। ऐसा एक इकोनॉमिक यूनियन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 में। उनका सेक्रेटरी जनरल है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। उनके खुद की पार्लियामेंट है, उनके खुद के जस्टिस, बेनेलुक्स कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। इन सारी कंट्रीज यानी बेनेलुक्स इकोनॉमिक यूनियन ने यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी को ज्वाइन की थी, राइट, जो आगे जाके यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बना और आज यूरोपियन यूनियन से नाम से जाना जाता है। उन्होंने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया, फिर भी आज उनका ये बेनेलुक्स इकोनॉमिक यूनियन आज भी एग्जिस्ट करता है, राइट। आज भी वो सारे डिसीजन इकोनॉमिक के कलेक्टिवली डिसाइड करता है। नॉर्दर्न यूरोप के बारे में चलते हैं। हमने एक कंट्री के 3 कंट्री का ग्रुप देखा, बेनेलुक्स ग्रुप। ऐसा ही 2 ग्रुप है, स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक। स्कैंडिनेवियन को इकोनॉमिक या पॉलिटिकल यूनिट नहीं है, ये लिंग्विस्टिक या कल्चरल रीजन जो स्कैंडिनेविया कहते हैं। इसके अंदर सिर्फ तीन कंट्री आएगी, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। याद रखिए स्कैंडिनेविया में फिनलैंड या आइसलैंड नहीं आएगा, सिर्फ नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आएगा। अगर मैं नॉर्डिक कंट्रीज की बात करती हूँ तो उसके अंदर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आएगा, डेनमार्क एंड आइसलैंड भी आएगा, और ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का पार्ट है वो भी इस नॉर्डिक कंट्री में आ जाए, राइट। यानी नॉर्डिक कंट्री और स्कैंडिनेविया के बीच में अगर
क्वेश्चन इस तरह से है तो हमें ये फर्क समझना है कि उनके ग्रुपिंग में कौन कौन सी कंट्रीज आती है। नॉर्डिक कंट्रीज जानी जाती है अपने हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए। डेवलप कंट्री तो ऑलरेडी है, लेकिन साथ साथ में हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी लॉन्गेटिविटी ज्यादा, लो IMR, MMR, पॉवर्टी। ये जानी जाती है अपनी ग्रीन टेक्नोलॉजीज के लिए। ज्यादातर इनकी एनर्जी कंजप्शन या उनका इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी या फिर बायोमास से उनका प्रोडक्शन होता है। हाई लैटिट्यूड पे है, तैगा क्लाइमेट है। तैगा क्लाइमेट में कॉनिफोरस फॉरेस्ट, सॉफ्टवुड फॉरेस्ट इन प्योर स्ट्रैंड। इसे यहाँ पे लंबरिंग इंडस्ट्री, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री इन सारी कंट्रीज में फेमस है। लेकिन एक कंट्री डेनमार्क, ये डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है। नॉर्वे की मैं बात करूं, उसकी 99% इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से होता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर गैस। अब ये इस कंट्री तैगा क्लाइमेट में आने की वजह से सोलर एनर्जी को यूज नहीं कर सकती, लेकिन इस सोलर एनर्जी के लिए इंस्ट्रूमेंट के प्रोडक्शन में सबसे आगे है। सोलर ग्रेड सिलिकॉन और सोलर सेल के प्रोडक्शन में ये कंट्री आगे है। यहाँ पे नॉर्वे या इस नॉर्डिक कंट्री के पास में आप देख सकते हैं, यहाँ पे नॉर्वेजियन सी है, ऊपर रशिया के पास में बैरेंट सी और यहाँ पे नॉर्थ पोल। ये पूरा रीजन आर्कटिक सर्कल में आता है और आर्कटिक सर्कल के पास नॉर्वे का आइलैंड है स्वालबार्ड आइलैंड। स्वालबार्ड आइलैंड इज अ सोर्स फॉर गोल्ड एंड कोल। उसके अलावा नॉर्वेजियन सी में भी, बैरेंट सी में भी और यहाँ पे नीचे नॉर्थ सी, इन तीनों रीजन में से पेट्रोलियम मिलता है। और इसी की वजह से वेस्टर्न यूरोप का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम रिजर्व अगर किसी के पास हो तो वो है नॉर्वे के पास, क्योंकि उसके नॉर्थ सी, नॉर्वेजियन सी और बैरेंट सी तीनों में से पेट्रोलियम को एक्सेस कर सकता है। स्वीडन मोर देन अराउंड 60% उसकी एनर्जी का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोडक्शन होता है, वेव पावर से। 35% एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस होती है। इस कंट्री ने डिसाइड किया कि 2030 तक उसके सारे व्हीकल्स जो हैं वो फॉसिल फ्यूल के रहित या फिर बायोडीजल से सारे व्हीकल्स रन करेंगे। और आज काफी हद तक उस कंट्री के व्हीकल्स बायोफ्यूल्स या बायोमीथेन से जो है वो वर्क कर रहे हैं। स्वीडन के पास अगर नॉर्दर्न रीजन में देखिए, किरुना रीजन है। ये रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट आयरन और माइन के लिए जाना जाता है, किरुना गैलीवर रीजन। उसके नीचे एक माइन है यहाँ पे मिडिल रीजन में, किरुना के गैलीवर के साउथ में, ये गोल्ड रिजर्व के लिए जाना जाता है, जॉकडाल एंड क्रिस्टियनबर्ग रीजन में। फिनलैंड के बारे में देखें, फिनलैंड में भी एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और एक एनर्जी का रिसोर्स है जिसे ब्लैक लीकर कहते हैं। ब्लैक लीकर जब भी वुड में से पेपर पल्प बनाया जाता है उसका एक बाय प्रोडक्ट है, इसे ब्लैक लीकर कहते हैं। और उस ब्लैक लीकर को यूज करते हुए भी फिनलैंड में एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री के ये जो पूरा उनका लुम्बरिंग होता है और इंडस्ट्री में जो भी वुड लॉक्स का वहां पे प्रोडक्शन होता है, उसमें जितना भी रेसिड्यू या बाय प्रोडक्ट्स या उनका वेस्टेज होता है, उन सभी वुड रेसिड्यू को रिसाइकल किया जाता है और इसमें से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ पे उनके पास एक पिट्टा सारी एक प्लांट या एनर्जी प्रोडक्शन प्लांट जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बायोमास बेस्ड पावर प्लांट है। इसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से सारी नॉर्डिक कंट्रीज, स्पेशली नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, उनकी ग्रीन टेक्नोलॉजीज के लिए जानी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से रीजन है मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स ऑफ यूरोप। स्पेन में 2 रीजन, वैलाडोलिड एंड बिल्बाओ। फ्रांस में लियोन एंड लिली एंड इटली में ट्यूरिन एंड नेपल्स और पोलैंड में हम देखेंगे लॉर्ड्स। अब देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो टाइम था तब यूरोप में काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियलिस्ट जो सिटीज थी। आज ये हो गया कि ज्यादातर ये सारी सिटीज जब ग्रो करती है तब टर्शरी सर्विस सेक्टर में आ जाती है। तब अब उन्हें किसी एक सिटी को किसी एक प्राइमरी इंडस्ट्री से डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी जो सिटीज आज भी उस इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंडेड है, डोमिनेंट है वहां पे इकोनॉमी, वो हम देखेंगे। स्पेन का जो बिल्बाओ सिटी है वो आयरन माइनिंग के लिए जाना जाता है, वैलाडोलिड कॉपर माइनिंग के लिए। फ्रांस का लियोन उसके सिल्क और रेयन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। लिली फ्रांस का टेक्सटाइल। इटली का ट्यूरिन ऑटोमोबाइल्स और चॉकलेट इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। इटली का नेपल्स ऑटोमोबाइल, शिप बिल्डिंग, लाइट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। और लॉर्ड्स पोलैंड का टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। जर्मनी का सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन, वैसे जर्मनी इज द वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन इन द यूरोप का इंजन है ये। तो उसकी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज के बारे में जानेंगे। नॉर्थ से शुरुआत करते हैं, हैम्बर्ग, हैनोवर, डोर्टमंड, फ्रैंकफर्ट, स्टुटगार्ट और म्यूनिच।
हैम्बर्ग कॉपर माइनिंग और वहां पे न्यूक्लियर प्लांट्स है, ये उसकी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हैनोवर ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। फॉक्सवैगन ऑटोमोबाइल्स जो हम जानते हैं उसका हेडक्वार्टर हैनोवर में, उसकी शुरुआत हैनोवर में से हुई थी। डॉर्टमंड एसन रीजन रूर रीजन में जहाँ पे आयरन कोल माइनिंग होती है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का फाइनेंशियल सेंटर है, जैसे मुंबई इंडिया के लिए है वैसे ही फ्रैंकफर्ट जर्मनी के लिए फाइनेंशियल सेंटर होना, यानी कि वहां पे स्टॉक एक्सचेंजेस एंड बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज, इन सभी चीजों का वहां पे हेडक्वार्टर होता है। जैसे कि सीट ऑफ ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक, उसका हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट में है। इसके अलावा डच बैंक, इस सभी बैंक, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट में। उसके साथ स्टुटगार्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। मर्सिडीज एंड पॉश, ये दोनों ऑटोमोबाइल कंपनी का हेडक्वार्टर स्टुटगार्ट में, ये दोनों कंपनी इसी सिटी में से स्टार्ट हुई। म्यूनिच, वो भी ऑटोमोबाइल, BMW का हेडक्वार्टर। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, सीमेंट कंपनी का हेडक्वार्टर है म्यूनिच में। और फाइनेंस में भी अलायंस, आज हम जानते हैं बजाज अलायंस, राइट, फाइनेंस या इंश्योरेंस कंपनी अलायंस, उसका भी हेडक्वार्टर म्यूनिच में। दिस आर ऑल इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटीज ऑफ जर्मनी। यूके की इकोनॉमी अब स्टैग्नेंट हो चुकी है। जो पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन था, आज कोल के रिजर्व में देखिए काफी ज्यादातर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए आज यूके इतना प्रोमिनेंट नहीं है। फिर भी हम 4 सिटी देखेंगे, ग्लासगो, एडिनबर्ग, बर्मिंघम एंड कोवेंट्री। कोवेंट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं, उसका हेड जगुआर एंड लैंड रोवर जो अब टाटा ने एक्वायर कर लिया, उसका हेडक्वार्टर है कोवेंट्री में। ग्लासगो वहां शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। एडिनबर्ग जो स्कॉटलैंड का कैपिटल है, वो शिप, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। और बर्मिंघम में ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग और कैडबरी चॉकलेट का वहां पे हेडक्वार्टर। तो इसी कैडबरी चॉकलेट के स्वीट नोट पर हम यूरोप को कंप्लीट करते हैं।